Namaskar, Swamiji. Thank you so much for coming here and taking out time for answering our question. Okay, तो स्वामी जी आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्नोरिंग के ऊपर कि क्या स्नोरिंग भी कुंभक थेरेपी से ठीक हो पाएगी? स्नोरिंग कुंभक थेरेपी से ठीक हो सकती है, हो जाती है, कईयों की हुई है। मगर आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्नोरिंग क्यों हो रही है। आपको एक ही चीज़ बताई जाती है। देखो, स्नोरिंग दो तरीके से होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ध्यान से सुनिए, अपने कॉमन सेंस से सुनेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा। यानी रुकावट है तो स्नोरिंग हो रही है। पहली चीज़, रुकावट की वजह से स्नोरिंग होती है। रुकावट केवल बाहरी तौर पे नहीं देखना है। रुकावट कैसे देखना है? मान लीजिए आप एक स्ट्रॉ से जूस पी रहे हो, तो पल्प आ गया, कोई फल का कोई गूदा स्ट्रॉ में फंस गया। अब आप जितनी आपके अंदर खींचने की या फूंक मारने की स्ट्रेंथ होगी, उतनी आसानी से निकलेगा। समझ रहे हो? तो केवल फंसने की वजह से स्नोरिंग नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से भी स्नोरिंग है। कई लोग जब थक ज्यादा जाते हैं तो ज्यादा स्नोर करते हैं। नॉर्मली जब नहीं थकते तो इतनी स्नोरिंग नहीं होती। तो दो तरीके से, या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। मगर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर में श्लेष्म पाचन की शक्ति नहीं है, जिसे हम कहेंगे गृहपत्य अग्नि, जठराग्नि, मेटाबॉलिक हीट। अगर शरीर की अपनी गर्मी खुद पैदा करने की क्षमता कम है तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा बनेगा। आप ऑब्स्ट्रक्शन हटा दोगे, वो फिर बन जाएगा। अभी आपको नेबुलाइजिंग के लिए या कोई प्रेशर से अगर सांस दें तो थोड़ा फायदा, आराम मिलता। मगर प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? एक इंस्ट्रूमेंट, आप नहीं कर रहे। उससे आपके प्रेशर बनाने की शक्ति नहीं बढ़ती। तो जितना आप डिपेंडेंट हो जाएंगे मशीन के ऊपर, उतने आप कमजोर होते जाएंगे, आपके बच्चे और कमजोर हो जाएंगे। आज सारी ह्यूमैनिटी अगर व्हील चेयर पे चलने लग जाए तो अगली जनरेशन चल ही नहीं पाएगी। आपको समझ में आ रहा है? तो दो तरीके से बात आई। पहली बात ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मैंने कैसे बताया? जब आप थक जाएंगे, एनर्जी लेवल्स आपके कम है, या कोई साइकोलॉजिकल आपको इश्यू है, तो उस वजह से भी स्नोरिंग आती है। दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव आती है, आपके शरीर में कफ बनता है, रुकावट होती है, कफ की पिघलवाने की क्षमता शरीर की कम है। मेटाबॉलिक हीट बढ़ाना है। दो तरीके से बताया, मेटाबॉलिक हीट बढ़ाना। तीसरा पार्ट आपको बताते हैं क्या, कि ये जो नाक की हड्डी है, ये इधर हो गई उधर हो गई, ये सब बकवास है। उसको करने से कुछ भी नहीं होगा। आपकी अगर सांस खींचने की शक्ति अगर ज्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नाक कैसी भी जा रही है। ठीक है ना? तो आपके लंग की स्ट्रेंथ। तीसरी चीज अब क्या आ गई? आपके लंग्स की स्ट्रेंथ, शक्ति। तीन चीजें बताया। अब तीनों के तीनों चीजें कैसे ठीक होंगी? दवाई से तो ठीक नहीं होगी कोई भी। हाँ, नेबुलाइजिंग से, या फिर कह लो कि थोड़ा बाहर से प्रेशर, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो बाहर से अगर कोई प्रेशर इक्विपमेंट आपके साथ में जोड़ दिया जाए तो थोड़ा आपको आराम मिल सकता है। मगर वो इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो लंग की शक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है? आपकी सांसों की स्ट्रेंथ क्या है? पहले आप ये समझने की कोशिश करो। आपकी सांसों की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? आपकी सांसों का स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितनी देर आप उसको रोक सकते हो, या रोकने पे सांस तो नहीं फूल रही। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है क्या? जोर लगा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, सांस फूल रही है क्या? कैसे उठाते हैं जोर? जोर कैसे लगाते हैं? कैसे वेट उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं। तो सांस रोकने पे सांस नहीं फूलनी चाहिए, वो आपकी सांसों की स्ट्रेंथ है। कितनी सांस रोको कि आपकी सांस ना फूले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं है आपकी सांसों की स्ट्रेंथ बढ़ाने का।
साफ बता रहा हूं मैं, आपको भी समझ में आना चाहिए ये। दूसरा पार्ट ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना होगा, यानी लंग्स में जो प्रेशर बन रहा है, आपकी बॉडी में कितना प्रेशर आप बना पा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा प्रेशर आप बना पाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव, उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से थर्मल इकोसिस्टम भी ठीक होता है आपके शरीर का, यानी मेटाबॉलिक हीट बढ़ती है। प्रेशर बनाने से मेटाबॉलिक हीट भी बढ़ती है। प्रेशर और हीट दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होगा, जितना नीचे जाएंगे उतना गर्म होगा। प्रेशर ज्यादा, गर्म ज्यादा, प्रेशर कम, गर्मी कम। तो जिनको भी लंग का इशू है उनकी बॉडी में जठराग्नि या हीट बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है। लेकिन प्रेशर बनाने की अगर प्रैक्टिस करें, कैसे बना सकते हैं आप प्रेशर? सांस रोक के ही बना सकते हैं। और कोई तरीका आपका शरीर के अंदर प्रेशर बनाने का कोई तरीका नहीं है। दोबारा से कुंभक पे आ गए। कुंभक से आपकी मेटाबॉलिक हीट भी बढ़ेगी, इसलिए आपको और क्या फायदा होगा? आप खाएंगे, डाइजेस्ट होगा आराम से। म्यूकस जो बिल्डअप, क्रॉनिक म्यूकस जो होता है वो एक प्रॉब्लम है जिनके साथ भी लंग का इशू है। क्रॉनिक म्यूकस, बार बार म्यूकस बन जाएगा, आप उसे निकालोगे, नेबुलाइज करोगे, एनिस्टाइलसिस्टीन खाओगे, कुछ ऐसा करोगे जिससे बाहर निकले, तो वो शरीर में यूज नहीं हो पा रहा है। वो भोजन के पचने के बाद में श्लेष्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, मगर आपका शरीर नहीं यूज कर पा रहा, तो रीजनरेशन भी बॉडी में कम होगी, धीरे धीरे डैमेज बढ़ता जाएगा, ऑर्गन के साथ भी इशू आएगा। कार्डियक और पल्मोनरी इशू आपस में जुड़े भी होते हैं। पल्मोनरी इशू कार्डियक इशू भी लेके आता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कई लोगों को हो जाता है, मगर उनका पल्मोनरी या लंग और हार्ट का स्ट्रेंथ भी कम होता जाता है। तो अगर प्रेशर इकोसिस्टम को ठीक करेंगे, कैसे होगा? सांस रोक के ही होगा। और कोई तरीका? और कोई तरीका नहीं है ना। ये दोनों ही पार्ट कैसे ठीक होते हैं? कुंभक से ठीक होते हैं, है ना। ये दोनों पार्ट कुंभक। तीसरा पार्ट जो हम कह रहे हैं कि आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म, यानी भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता, फूड कितना यूज हो पा रहा है, ये कम होने की वजह से बार बार म्यूकस बनता है। बार बार म्यूकस बनता, अगर फूड ठीक से यूज नहीं हो रहा, मेटाबॉलिक हीट ठीक नहीं है, तो बार बार म्यूकस बनता। वो भी इसमें आ गया। साइकोलॉजिकल अगर इशू है फिर, क्योंकि सांसों के साथ में आपकी साइकी जुड़ी हुई है। माइंड क्या है? बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम है। कई लोगों को जब लंग का इश्यू होता है तो उनकी याददाश्त पे भी असर होता है, उनके हार्मोनल फ्लो पे भी असर होता है। तो साइकोलॉजिकल इश्यू भी कुंभक से ही ठीक होता है। कोई दवाई नहीं बनी आज तक। 100 साल में लंग के को स्ट्रांग करने की कोई ना तो दवाई बनी है, ना दवाई बन सकती है। आपकी दवाइयां बढ़ती जाएंगी, आपकी शरीर की हालत खराब होती जाएगी और रिस्क बढ़ता जाएगा। तो 100 साल में कोई भी दवाई लंग को ठीक नहीं कर सकी। आप किसका इंतजार कर रहे हो? दूसरी दवाई आने का। क्योंकि आपका शरीर, एक और बात है कि केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ था, तो दवाई से तो ठीक हो नहीं सकता। बाहर के सपोर्ट से आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। दवाई खानी है तो शॉर्ट टर्म खाइए, क्योंकि बहुत हालत खराब कर लिया हमने दवाई खा खा के, बिना उसके जी नहीं पा रहे। हमने सारा का सारा अपने जीने की जो शक्ति है वो दवाइयों पर डाल दे कि हमारे पैरामीटर कौन मेंटेन करेगा? दवाई। हम नहीं करेंगे जी। प्रेशर कौन मेंटेन करेगा? एक दवाई मेंटेन करेगी। शुगर कौन मेंटेन करे? दवाई के। आपके शरीर में कफ बन रहा है, पिघलाएगा कौन? एक दवाई पिघलाएगी। तो दवाई पे अगर आप डिपेंडेंट बन जाएंगे इस तरीके से, या मशीन पे डिपेंडेंट बन जाएंगे, तो आपकी लाइफ तो कुछ बची नहीं। और उसकी वजह से आप ये नहीं सोच सकते कि कहीं पर भी प्रोग्नोसिस जिसे कहते हैं, अच्छा तो नहीं होने वाला। तो आपकी लाइफ सुधरेगी कैसे? जब आपका शरीर खुद पैरामीटर को मेंटेन कर सके। वो शक्ति कौन लाएगी? वो ही कुंभक शक्ति है। वही एफर्ट मेकिंग स्ट्रेंथ है आपके शरीर का। तो कुंभक करेंगे, इन सब प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। नहीं करेंगे, निकलेंगे नहीं, ये गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। स्वामी जी, विनायक जी इज आस्किंग कि क्रॉन्स डिजीज है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी, तो ये ठीक होगा कैसे? आप एक और बात जो आगे आने वाले 10 साल में आपको सुनने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा? ऑटो इम्यून सिंड्रोम या डिसऑर्डर।
उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है, अलग अलग नाम से बोला जाता है, मगर वो क्या है, अगर आप पूछेंगे ये क्या है, ये बीमारी क्या है, अब किसी ने रख दिया नाम, आप भी कुछ भी नाम रख दो, पप्पू चप्पू टप्पू, मगर किसी ने क्रॉन्स डिजीज कर दिया। क्यों? उसने अपना नाम डाल दिया कि ये तो मैंने ढूंढा है। अरे अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं ढूंढा, लेकिन सारे नाम वही कह रखते हैं। इंडिया को किसने ढूंढा? अंग्रेजों ने ढूंढा। पृथ्वी को किसने ढूंढा? अंग्रेजों ने ढूंढा। एलियन ही थे शायद। मतलब ठीक नहीं करना कोई भी। नामकरण संस्कार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दुनिया में होड़ लगी हुई है। 100 साल में एक पेशेंट ठीक नहीं किया, ऊपर से कहते हैं तो ठीक ही नहीं होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है? तो थोड़ा अपनी समझ, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अगर यहां पे वेबिनार में हैं तो समझ तो लेके जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ ना किसी और की समझ से तो अच्छी नहीं होने वाली। आपको समझ में आएगा तब आपको मालूम चलेगा करना क्या है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, पहले आप समझो, उसके बाद औरों को भी आप समझाओ। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? कितने लोग पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? कितने लोग? हाथ उठाइए। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कौन डालेगा? हाथ उठाओ। टेंशन मत लो, हमें मिलता रहेगा पेट्रोल और डीजल। लड़ाई चल रही तो क्या हुआ, मिलता है तो रहेगा ही, है ना। मगर पेट्रोल की गाड़ी में तो डीजल नहीं डालोगे ना। कितने लोग मानते हैं कि हमारा शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? कितने लोग मानते हैं कि हमारा शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? हमारी पूर्व प्रजातियां बैठ के केमिकल्स खाया करती थी, पेड़ों पे इंजेक्शन और टैबलेट्स लगी होती थी, वही तोड़ तोड़ के खाया करते। नहीं, हमारा शरीर नहीं हुआ डिजाइन केमिकल खाने के लिए। जब आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालेंगे और हमारा शरीर डिजाइन नहीं हुआ केमिकल खाने के लिए, तो इसमें केमिकल डालने पे ये कौन सी बुद्धिमानी है? तो मैं एक बात साफ कहता हूं, गोरे जो होते हैं ना, गोरे अंग्रेज वेस्टर्नर्स, सबसे मूर्ख प्रजाति, सबसे मूर्ख लोग हैं। प्रॉब्लम है कि हम उनके भी गुलाम हैं। मूर्खों के गुलाम तो महामूर्ख हुए हम। मूर्खों के गुलाम होंगे तो महामूर्ख हुए हम। हम प्रूफ नहीं पूछ रहे, तुम जो बोल रहे हो वो सही है क्या? एक बंदा दिखा दो जिसको तुमने निकाला है, जिसकी लंग्स को स्ट्रांग कर दिया है, बीमारी से निकाल दिया, अस्थमा ठीक कर दिया, एलर्जी ठीक कर, एलर्जी बढ़ रही है, लंग इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो आप जो भी मान रहे हो गलत है ना। आपने जो भी पढ़ा वो गलत है ना। इतना तो कॉमन सेंस सब में है कि इफ वी आर नॉट डिजाइन्ड फॉर केमिकल कंजम्पशन, तो केमिकल डालने पे आपके शरीर में खतरा आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है आपको? प्लीज रिस्पॉन्ड, है ना। हम बैठ के आपको समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको समझ, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दीजिए, थोड़ा ध्यान, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। ये मैं आपको प्रूव करके जाऊंगा। मानने को केवल तैयार नहीं हो। आपको लगता है गोरा समझदार है, तो आप समझदार हैं। आपका शरीर में अगर अपने फूड के नेचुरल प्रकृति में पैदा हुए, आप भी प्रकृति में पैदा हुए, प्रकृति में पैदा जैसे भोजन होता है वही आप कंज्यूम करने के डिजाइन आपका वैसा है। अगर आप केमिकल डालोगे तो शरीर को खतरा आएगा। खतरे से निपटने का सिस्टम क्या है आपके शरीर में? कम से कम शब्द सुना होगा। हमने दूसरे तरीके से पहले बोला तो वो नहीं समझ में आता। अंग्रेजी बोलते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तो कमाल कर दिया अंग्रेज ने, है ना। अंग्रेज बकवास करे तो भी कमाल करता है। इम्यूनिटी सुना होगा आपने, इम्यूनिटी सुना है। तो इम्यूनिटी क्या है? आपकी रक्षा प्रणाली है, आपकी शरीर की रक्षा प्रणाली, आर्मी है, डिफेंस है। तो जब खतरा आएगा तो डिफेंस एक्टिव होगा, डिफेंस का स्विच ऑन होगा, इम्यूनिटी हाई होगी, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आपने दवाई डाली शरीर में, आपका शरीर डिजाइन नहीं है दवाई के लिए, तो आपके शरीर का इम्यूनिटी का स्विच ऑन हो जाएगा। खतरा आ गया, खतरा आ गया। अब आपका डॉक्टर कहता है सुबह ये 2 गोली, दोपहर में 3 गोली, शाम को ये 5 गोली। तो आप खतरा बार बार इम्यूनिटी को
एक्टिवेट कर रहे हो। दवाई खाते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है, उल्टा काम करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। अब अंग्रेजी बोलने से ही नहीं समझ में, आप समझदार हैं, क्योंकि आपने कितने लोगों को वायरल हुआ है, कभी ना कभी कोरोना हुआ है, कितने लोगों को हुआ है वायरल और कोरोना हुआ है, कभी हुआ है। सबसे पहली चीज क्या होती है, फीवर आता है, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, फीवर आता है। दूसरी चीज क्या होती है, भूख कम हो जाती है। सबको मालूम है ना इस बात का। यानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ी तो फीवर हुआ, भूख कम हो गई। वो फीवर क्यों होता है, ताकि गर्मी से वो कीटाणु मर जाए, वायरस मर जाए। आप क्या करते हो, पैरासिटामोल खाते हो, गर्मी को कम कर देते हो। जब आप दवाई लेते हो तो 7 दिन में ठीक हो जाते हो। आप कहते हो देखो दवाई ने क्या काम किया, और दवाई नहीं लेते तो 3 दिन में ठीक हो जाते। कमाल की बात है। आपका शरीर ठीक करे तो अच्छी बात नहीं है, कोई दवाई ठीक करे वो चाहिए, वो भी नुकसान करके। तो हर चीज गलत कर रहे हैं। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है। एक और इम्यूनिटी का फैक्टर फीवर भी है, उसको कम नहीं करना चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है, उल्टा काम करता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बराबर हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो शरीर को क्या लगेगा, किचन चालू हो गया, चलो जी खतरा खत्म। खतरे में किचन बंद हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, किचन है आपका। तो ये उल्टा काम करते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या है, बार बार गोली खा रहे हैं, बार बार इम्यूनिटी ऊपर जा रही है। अगर शरीर कमजोर पड़ गया तो और तेजी से ऊपर जाएगी। इसको बार बार इम्यूनिटी ऊपर जाने को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। अब उसको क्रोन कर लो, ग्रेव कह लो, और पता नहीं कितने सारे अंग्रेजों के नाम रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक एक भी नहीं करता कोई, किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं होता, मालूम है आपको। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहते हो ठीक तो होता ही नहीं है, तो नामकरण क्यों किया आपने, है कि नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होगा। पहला क्या है, मेटाबॉलिज्म, यानी भोजन कितना शरीर इस्तेमाल कर पा रहा है, अगर ये बढ़ा दें हम तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक। आजकल सारी बीमारियां कहां से शुरू होती हैं, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। 80% बीमारी क्या है, मेटाबॉलिक डिजीज। आपका शरीर में जान नहीं बची कि वो भोजन को ठीक से इस्तेमाल कर पाए। तो ये कैसे ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने बताया मेटाबॉलिज्म कुंभक से बढ़ता है, मगर एक और एग्जांपल समझते हैं। आपके पूर्वजों में, यानी अगर आप 3 जनरेशन पीछे चले आओ, तो जो आपको लंग का इशू है ना, वो नहीं था उस समय, या जो भी शुगर का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का, अस्थमा, एलर्जी का, आप 3 जनरेशन पीछे चले जाओ, उनको नहीं था। उनको क्यों नहीं था और आपको क्यों, ठीक है ना। तो उनको इसीलिए नहीं था क्योंकि वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे। वो जितना वजन उठा सकते आप नहीं उठा सकते, जितना काम कर सकते हैं कर सकते थे उतना आप नहीं कर सकते। जितने खतरनाक खराब सिचुएशन में थे, बीमार होते थे, अपने आप ठीक होते थे। मगर वो किस वजह से, क्योंकि वो जोर लगाते थे शरीर से। जोर कैसे लगाते हैं, जोर कैसे लगाते हैं, ये बात सबको समझ के जाना है। जोर कैसे लगाते हैं, सांस रोक के। बिना सांस रोक के आप जोर नहीं लगा सकते। एक लिमिट तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सांस रोका, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वेट उठाने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा बिना सांस रोके नहीं उठा सकते। किसी से कुश्ती करो, धक्का दो किसी को, एक थ्रेशोल्ड तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप सांस रोक रहे हो, मगर उसके बाद आपको पता चलेगा अरे सांस रोक के ही कर रहे हैं। तो उनकी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा थी, आपकी कम है। एक शॉर्ट रीजन कि आपको प्रॉब्लम है, उनको नहीं था। शॉर्ट रीजन, मैं कोई लाइफस्टाइल नहीं बोल रहा। शॉर्ट रीजन क्या, उनकी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा थी, आपकी कम है। क्या बढ़ाना पड़ेगा, आप बताइए मुझे। सांस रोकने कुंभक करना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा। अब इसके अलावा क्या खतरा हम ले रहे हैं, हमने हर चीज को हाइब्रिड बना दिया। कुछ लोग तो हाइब्रिड को बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रमोट करते हैं।
मगर एक बात बताइए, किसी चीज को आप टाइम के हिसाब से, कोई चीज हाइब्रिड होती है वो एक अलग बात है, वो एवोल्यूशन, वो नेचुरल सिलेक्शन होता है, उसका एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन भी कुंभक से होता है। इसीलिए आपको अगर क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, हमारे पास लैब रिपोर्ट है, कुंभक करने से जेनेटिक डिफेक्ट भी ठीक होता है। यानी अगर आपको आज अस्थमा है, आप कुंभक करेंगे तो आपके बच्चों को नहीं होगा। तो अगर आप किसी चीज को नेचुरली, जो नेचुरल टाइम होता उससे पहले उसको चेंज कर दें, तो हमारा शरीर उसको समझ नहीं पाता या पहचान नहीं पाता। मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल से घर तक आते आते बदल गए, आप पहचान पाएंगे उनको? उनकी नाक कान सब बदल गए, पहचान पाएंगे? नहीं पहचान। लेकिन अगर वो ग्रो अप कर रहे हैं, नेचुरली बढ़ रहे हैं, तो आप पहचानेंगे उनको। बात मान रहे हैं मेरी? सबको मालूम है इस बात का, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं मालूम, मगर आप पता नहीं क्या क्या पढ़ के आए हो, आपको क्या पढ़ाया है पता नहीं। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, ये हार्वर्ड का रिसर्च है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसका रिसर्च है। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। 70% इंटेलिजेंस 25 साल के एजुकेशन में खत्म हो जाता है। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखो, अपनी समझदारी को अपने कॉमन सेंस से समझिए। तो जब आप खतरा डालेंगे, हाइब्रिड क्या किया हमने, बहुत जल्दी बदल दिया, अनाज को बदल दिया, टाइम से पहले बदल दिया, हमारा शरीर अब नहीं पहचान रहा। जिस चीज को हमारा शरीर नहीं पहचानेगा वो खतरा है ना हमारे लिए कि नहीं है? आपको इतनी बात समझ में आ रही है? आपके घर मेहमान आए, आप नहीं पहचानते, तो आप तो कहेंगे कि पता नहीं कौन है, खतरा हो सकता है। पहचानते हैं तो खतरा नहीं है। तो आपका शरीर तो हाइब्रिड नहीं पहचानता, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, इसको आपका शरीर पहचानने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। तो हम भोजन कर रहे हैं तो इम्यूनिटी शूट अप कर रही है। हमने वातावरण बदल दिया, वायु के, हवा के कॉन्स्टिट्यूएंट बदल दिए हमने। आप जानते हैं ना, पोल्यूशन 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 बात चल रही है। क्या हम ऐसे वातावरण में सांस लेने के लिए बने, डिजाइन हुए थे? नहीं हुए थे। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बार बार इम्यूनिटी का बढ़ना, जबकि कोई खतरा नहीं है। शेर मार डाले हमने, जानवर मार डाले, सांप को रहने नहीं देते, कंक्रीट का जंगल बना दिया, कौन सा खतरा? किसी जानवर का खतरा नहीं है हमारे पे, मगर इम्यूनिटी बार बार बढ़ रही है। सुबह से शाम तक आप कुछ नहीं कर रहे, इम्यूनिटी बढ़ रही है। गोली डालते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सांस लेते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। भोजन करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एंजाइटी के केसेस बढ़ गए ना, एंजाइटी से हार्ट रेट चेंज होता है, बहुत बढ़ गए। हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ दुनिया में बन गया। ब्लड शुगर लेवल बढ़े जा रहे हैं। कैंसर हर घर में होने वाला अगले 10 साल में। ये आज का जो डिस्पेंसेशन है ना, आज के जो लोग हैं जो साइंस टैग करके आपको कुछ भी बेच रहे हैं, ये साइंस है जी। अरे जीना साइंस नहीं है, उसके अलावा सब कुछ साइंस है। हेल्थ साइंस नहीं है। अगर साइंस होता तो हेल्थ बढ़ रही होती ना दुनिया की। मगर टैग करना, क्योंकि आपके दिमाग को बढ़ा दी कि जो साइंटिफिक नहीं है जी नहीं करना। कुछ भी साइंटिफिक नहीं है, वो सब आप कर रहे हैं। केवल साइंस का टैग लगा के वो आपको चला रहे हैं, क्योंकि साइंस के नाम पे बिक जाता है। भारतीय तो वैसे मूर्ख हैं, उनको साइंस का आता पता नहीं, जबकि उनकी पूर्वजों ने साइंस को पैदा किया है। आप हेल्दी हो जाएंगे ये सब बातें सुन के, ये सब ज्ञान लेके हेल्दी हो जाएंगे? क्या क्या हो रहा है ऐसा कुछ? क्या कोई भी बीमारी ठीक हो रही है इस दुनिया में? क्रॉनिक डिजीज कोई भी एक ठीक हो रही है। 80% बीमारियां क्रॉनिक होती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक किया जा सकता है, मगर आपको बैलेंस, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है बड़ी जल्दी। यानी इम्यूनिटी शूट अप कर रही है। पहला पार्ट बताया, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लो, इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी। एक टांग पे खड़े होकर देखिए, बैलेंस कैसे बनाते हो? किसी को बोलो कि आपको धक्का दे दे, गिरा दे, आप ना गिरना चाहो तो कैसे आप बैलेंस बनाते हो अपना? आपको चक्कर आता है, आप बैलेंस कैसे बनाते हो? आपको एक्सपीरियंस नहीं है क्या? आपको एक्सपीरियंस है। आप सांस रोक के बैलेंस बनाते हैं ना। कोई धक्का दे रहा, आप सांस रोक के अड़े रहते हैं कि नहीं रहते? कोई मुक्का मार रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? इम्यूनिटी क्या है? प्रोटेक्शन है।
प्रोटेक्शन कैसे करते हो आप? कोई मुक्का मारता है, कैसे प्रोटेक्ट करते हो? शरीर को टाइट कर लेते हैं सांस रोक के, हाँ या ना? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आसान है समझना। आप लोग समझदार हैं ही, मूर्ख किसी और ने बनाया हुआ है आपको। तो अगर आपका प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उस वो अगर आपका खतरे में जाने की ईज कम हो जाए, यानी आप बैलेंस बना पाओ, यानी प्रॉब्लम आने के बाद भी आप बैलेंस में रहो, तो क्या है, और तो इम्यून सिंड्रोम नहीं होगा। बार बार इम्यूनिटी इतना शूट नहीं करेगी कि खुद को ही नुकसान कर दे। तो 2 तरीके से मैंने समझाया, और भी तरीके से मैं 10 तरीके से आपको इम्यूनिटी समझा सकता हूं। वो आपके एक्सपीरियंस में है। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कोई शब्द साइंटिफिक ग्रीको रोमन वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं। इतना शब्द बोलने के बाद सामने वाला बंदा करे तो ठीक नहीं होता जी। लो जी, मारी मारी डालो सबको। तो फिर इतना बड़ा वर्ड बोलने के बाद में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, फिर कहता ठीक नहीं होता जी। ये क्या बात हुई? तो आप पहले अपने एक्सपीरियंस के टर्म्स में समझिए। इम्यूनिटी कोई बहुत टॉप चीज नहीं है, आपके बैलेंसिंग स्ट्रेंथ इम्यूनिटी है। कुंभक करने से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है, ये आप समझिए। दवाई से नहीं ठीक होगा, दवाई से बढ़ेगा। जितनी दवाइयां दुनिया इस्तेमाल करेंगी उतना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ेगा। जितना इम्यूनिटी को छेड़ा जाएगा उतना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ेगा। आजकल इम्यून थेरेपी चल रही है। इम्यून थेरेपी दुनिया की इम्यूनिटी को खत्म कर देगी। आप एक बात मानो, अभी समझ में आए नहीं है, डॉलर खत्म हो जाएगा तो हेल्थ आ जाएगी दुनिया की। आपको बहकाया किसने है? डॉलर ने बहकाया है। डॉलर खत्म कर दो, दुनिया में और भी तरीके आ जाएंगे जिससे कि हेल्थ वापस करने लगेंगे लोग। ये डॉलर की वजह से हेल्थ बिगड़ गई पूरी दुनिया की, क्योंकि उसने एक ही तरीके के अपना जहां पैसा बने वैसा ही रिसर्च करवाया, उसी पे काम करवाया और सभी को लूटा है। और आप आंख बंद करके वहां पे पैसा डालते हो, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। कुछ भी डालो, ठीक है, किसी को देना है, आपको पैसा देना है, अंग्रेज को देना है, दे दो, जाके सारी संपत्ति दे दो, मैं तो कहता हूं, मगर एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, ये आपको सोचना पड़ेगा। मगर हैविंग सेड इट, मैं एक बात आपको फिर भी बताऊं, अगर आपको बहुत तकलीफ है, आप केमिकल डिपेंडेंट हो गए हो, तो शॉर्ट टर्म के लिए केमिकल यूज कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर आपको बाहरी सपोर्ट कुछ यूज करना है तो नेचुरल यूज करो। भोजन को अच्छा करना अच्छी बात है, मगर भोजन आपको स्ट्रेंथ नहीं देता, आपको थोड़ी एनर्जी देता है। यानी उम्र दर उम्र भोजन खा के आप सुपरमैन नहीं बनते, तो भोजन से स्ट्रेंथ नहीं आएगी लंग की, मगर हां वो करना अच्छी बात है। मगर एक चीज जो आज ह्यूमैनिटी को अर्जेंटली जरूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा भाई, वो है कुंभक। तो आपको समझाना ये सब मेरा धर्म है। मैं ये नहीं कर आपको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, मगर समझ तो लेके जाओ। समझिए, खुद समझिए, दूसरों को भी समझाइए। स्वामी जी, एक संतोष कुमार जी हैं, ही इज आस्किंग कि इनकी वाइफ को मल्टीपल इश्यूज हैं। ब्रोंकाइटिस भी बताया गया है, साइनस भी बताया गया, नेजल पॉलिप्स भी, और गॉल ब्लैडर में भी पॉलिप्स डेवलप्ड है। तो क्या ये सभी परेशानियां एक साथ भी रिजॉल्व हो सकती हैं? ये सभी परेशानियां एक साथ रिजॉल्व होती हैं, मगर आपकी टाइमलाइन पे नहीं होगी। वापस से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके शरीर का टाइमलाइन है ना? वो एक तरीके से कोई चीज नहीं ग्रो करेगा, ठीक करेगा। तो आम उगता है ना, तो उसका टाइमलाइन है। आप उसको जल्दी उगा दो ना तो वो आपको बीमार कर देगा। यही काम हमने किया ना। तो आपकी टाइमलाइन पे ठीक होगा। क्या सभी ठीक होंगे? हाँ, पॉलिप्स ठीक होते हैं, हमारे पास केसेस हैं ऐसे, मगर आजकल उसको भी नाम देते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल इश्यूज। मल्टीपल इश्यूज तो सबको है ही है, ऑलमोस्ट सभी को मल्टीपल इश्यूज है। मगर मल्टीपल इश्यू आपको है तो सही, आपके ऑर्गन अलग अलग काम नहीं करते, लेकिन
आपका लिवर बिना हार्ट के काम नहीं करेगा, आपका हार्ट बिना लंग्स के काम नहीं करेगा, आपके लंग्स बिना किडनी के काम नहीं करेंगे, सब एक साथ काम करते हैं। मगर डॉक्टर्स अलग अलग हैं आपके, और उनको समझ में नहीं आता, किडनी वाले को समझ में नहीं आता हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट वाले को समझ में नहीं आता लिवर कैसे काम करता है, लिवर वाले को समझ में नहीं आता लंग्स कैसे काम करता है, किसी को एक दूसरे की समझ ही नहीं है। लेकिन अगर मूलभूत रूप से जिस तरीके से फंक्शनल इंटीग्रेशन है आपकी बॉडी का, डायनेमिक इंटीग्रेशन, अगर मैं भी नए नए नाम निकालता हूं, निकालूंगा, अंग्रेजी वाले भी निकाल लूंगा नए नए नाम, डायनेमिक इंटीग्रेशन बॉडी की जो है ना, कुंभक उसको ठीक करता है। यानी ये एक चीज को ठीक नहीं करता, ये मल्टीपल को ठीक करेगा, तब जाके आपका ओवरऑल, जिसको ओवरऑल हेल्थ है तो सिंगुलर, मगर ओवरऑल कह रहे हैं क्योंकि हर चीज को अलग अलग देखते हैं, तो आपका ओवरऑल हेल्थ ठीक होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल एंटिटी है। ऐसा नहीं कि आपके ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। तो एक चीज का असर दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, और इवन अगर किसी को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हमारे पास ऐसे बहुत आते हैं, लिवर सिरोसिस नहीं होगा जो ठीक, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक हो गया, आईएलडी ठीक हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ठीक हो गया, मगर उसको केवल इतना ही नहीं था, उसको और भी प्रॉब्लम थी। ओके, तो वो सब भी ठीक हो गए, ये हमने सोचा नहीं था। मगर नहीं, आप एक यूनिट हो, अपने ऊपर अगर कोर तरीके से काम करेंगे, इसीलिए हम प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं, आप कहाँ से वीकनेस शुरू हुए और कितने कितने लेवल पे आ गई, वहाँ पे आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस दिया जाता है ताकि वो ठीक होना शुरू हो। हाँ, आप हर प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये लंग इशू के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके अगर बहुत सीरियस कंसर्न किसी और बीमारी को लेके हैं तो आपकी मल्टीपल चीजें ठीक हुई, मगर एक में थोड़ा सा कसर अगर रह गई तो वैसा प्रोग्राम आपको हम सजेस्ट कर देंगे बाद में कि वो कर लो। मगर ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी एक प्रोग्राम से ठीक होती है। स्वामी जी, कान के पर्दे का अभी ऑपरेशन किया है इनका, और नोज ब्लॉक रहता है म्यूकस की वजह से, और हमेशा सर में दर्द बहुत होता है, तो क्या करें? कान के पर्दे का ऑपरेशन किया है, अगर बहुत करंट, मतलब बहुत रिसेंटली, बहुत इसी हफ्ते, मतलब महीना मान के चलो, महीना अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो फिर अभी आप कुंभक अवॉइड करो, क्योंकि कोई भी स्कार, कोई भी कट, कोई भी स्टिच अगर अलाइव है, जिंदा है, हील नहीं हुआ, तो ऐसे में कुंभक आपको अभी नहीं करना चाहिए। पहली बात, थोड़े समय बाद में क्या कुंभक कर सकते हैं, 100% करना चाहिए, नहीं तो आगे ठीक नहीं होगे, मल्टीपल इश्यू आएगा। हेडेक क्यों हो रहा है? हेडेक होने के एक पेन, दर्द, दर्द का मतलब क्या होता है? तो दर्द का मतलब पहले समझिए, पेन का मतलब समझिए। पेन का कोई भी डेफिनेशन नहीं है आज के टाइम पे। पेन किलर्स तो बना लिए, मगर वो बहुत खतरनाक है। पेन किलर्स यूजुअली ग्रोथ फैक्टर को खराब करते हैं और आपको मल्टीपल बीमारियों में डालते हैं। पेन का मतलब होता है रुकावट, कोई चीज ठीक से बह नहीं पा रही है, फ्लो नहीं। आपकी शरीर ना छन्नी की तरह, हर चीज एक जगह से दूसरी जगह बह नहीं चाहिए, फ्लो करना चाहिए। तो अगर आपकी उदान शक्ति, ऊपर उठाने की शक्ति, किसी चीज को ऊपर उठाने की शक्ति अगर कमजोर हो गई, खास करके कफ प्रकृति में ये बहुत होता है। कफ प्रकृति में छाती और उससे ऊपर के पेन, सर्वाइकल, ग्लूकोमा, इस तरीके की चीजें काफी होती हैं। हेडेक, हैवीनेस, माइग्रेन, इस तरीके का। तो एक और रीजन है, कईयों का कफ की वजह से थायराइड के इशू भी आते हैं। कफ जब भी बढ़ा होगा ना, तो आपके छाती और उसके ऊपर एरिया में पेन होने के चांस, दर्द होने के चांस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो कफ रुकावट करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीज आराम से नहीं फ्लो कर पा रही, तो दर्द होगा। तो होगा, मगर क्या कुंभक करेंगे माइग्रेन ठीक हो जाएगा, हेडेक ठीक हो जाएगा, दर्द चले जाएंगे? दर्द तो इमीडिएटली कम हो जाएंगे। कुंभक आप पहले दिन करोगे, दर्द इमीडिएटली कम हो जाएंगे। मगर क्या है, शरीर की प्रकृति बदल दी, इसको वापस बदलने की कोशिश करोगे, वापस आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो बदल जाएगा। तो ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। कुंभक करने से ग्लूकोमा ठीक होता है? आप जाके डॉक्टर से पूछो ग्लूकोमा ठीक होता है क्या? नहीं होता जी।
लेजर कराते रहो, एक बार कराओ दोबारा हो जाएगा, दोबारा कराओ फिर हो जाएगा। इसको ऊपर से काला मोतिया बोल देते हैं। माइग्रेन माइग्रेन ठीक होता है? नहीं होता है जी। पेन किलर खाओगे, माइग्रेन ठीक हो चाहे नहीं हो, दर्द कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता है आपको, बाद में चल के ग्रोथ फैक्टर खराब हो जाएंगे शरीर के। प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर्स होते हैं ये सारे दर्द की दवाइयाँ। प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रोथ फैक्टर है, इसीलिए कैंसर बढ़ रहा है दुनिया में। आपको मालूम ही नहीं है कि जब बचपन में आपको पैरासिटामोल पिलाया गया, उसकी वजह से बाद में जाके आपको कैंसर होने वाला। इन चीजों को देख ही नहीं पा रहे। मूर्खों के छलावे में आ गए। वो तो कुछ भी दे रहा है, हम उसको ले रहे हैं साइंस 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 बोल के। साइंस कहीं कैंसर करता है क्या? तो मल्टीपल इश्यूज हैं। क्या ये सब ठीक होंगे? हाँ जी, ऐसे हैं लोग जिनके ठीक हुए हैं। आपके भी ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे। टाइमलाइन केवल आपके हिसाब से नहीं चलेगी। केवल मैं इतना, मेरा आग्रह है, अपने आइडिया से चीजों को मत देखें। जीवन का विस्तार जिस तरीके से होता है, जीवन जिस तरीके से चलता है, उस तरीके से देखें अगर हम, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे संभालना है इसको। वरना तो नहीं पता चलेगा, आइडियाज पे नहीं पता चलेगा। स्वामी जी, यहाँ पर एक विवेक अरोड़ा जी हैं। ही इज इंसिस्टिंग, ही वांट्स टू ask you the question, so we are allowing him to unmute. हाँ बोलो बोलो। Vivek Arora ji, please go ahead and ask your question. You can unmute yourself. जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी मुझे ना सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरी एज अभी 32 ही है, और जिसके कारण मेरे को रेशा भी बनता है पूरा। सुबह उठता हूँ तो गले में आता है, और जिस कारण से मेरे को चेस्ट में और लेफ्ट हैंड में पेन बहुत रहता है। देखो, फिर से मैं एक बात बताता हूँ। दक्षिण वाल कमजोर है। दक्षिण वाल कमजोर का मतलब क्या होता है? वापस से देखो, रेशा बनता है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। क्योंकि आप लोग इस तरीके से देख नहीं रहे चीजों को, कुछ और बता रहे हैं आपको, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। रेशा क्यों बनता है? रेशा क्या है? भोजन से शरीर रेशा एक्सट्रैक्ट करता है। अब वो रेशा आपका टिश्यू बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा, तो क्या वो बीच में जमा हुआ है, यूज ही नहीं हो पा रहा, तो उसकी जमावट रहेगी तो शरीर उसको निकालेगा भी। खांसी क्या होती है? खांसी कोई गलत चीज होती है? नहीं, आपके बलगम फंसा, खांसी करके शरीर निकालना चाहता है। हम खांसी को ही बंद करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, वो कैसे रेशा, कैसे टिश्यूज बनेगा, कैसे नई चीजों को बनाएगा आपके शरीर में? आपके शरीर के बल के ऊपर। जैसे मेटाबॉलिक हीट बताया, एक 6 बल होते हैं। षडांग प्रतिष्ठा जब हम कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? षड बल स्थापना। इसका पूरा मतलब क्या है? 6 बल होते हैं आपके शरीर में। और देखो, आपकी एज तो कुछ भी नहीं है अभी तो लाइफ शुरू नहीं हुई। और ये आजकल बहुत देखा जा रहा है। यंगस्टर्स, आप स्कूल के सामने खड़े हो जाइए अपने स्कूल के टाइम पे, अगर आपकी एज 50 से ऊपर है, आप किसी स्कूल के सामने खड़े हो जाओ। आपके टाइम पे जब स्कूल के बच्चे होते तो कैसे दिखते थे, और आज के स्कूल के बच्चे कैसे दिख रहे हैं? आप देख के बता सकते हो। उनका साइज वाइज बिगड़ रहा है, उनका साइज बिगड़ रहा है, यानी उनमें रेशा इस्तेमाल नहीं हो रहा, कफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, श्लेष्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया तो क्या क्या होगा उनको? डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगा, हार्ट डिजीज होगा, है ना, थायराइड का इश्यू होगा। क्या ये बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। लंग का इश्यू आएगा, क्या बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। डिप्रेसिव टेंडेंसी बढ़ेगी, क्या बढ़ रहा है? हाँ। अटेंशन डेफिसिट होगा, क्या अटेंशन डेफिसिट बच्चों में हो रहा है? एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 10 में से 6 बच्चों को है। तो आप देख के सबसे पहली चीज क्या? इनके शरीर में जान नहीं है। अब ये जान क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या होता है? क्या भोजन खिलाओ स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा? नहीं, भोजन तो वो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। पहले लोग भोजन ना मिलने के कारण बीमार होते थे, आजकल फूड खा के बीमार हो रहे हैं। नहीं मिले तो ठीक हो जाए। भाई लंगर शंगर और भंडारा क्यों शुरू किया था? एक टाइम पे सभी को नहीं मिलता था भोजन। तो जो चीज नहीं मिलती है वो सेवा करो तो अच्छी बात है। मगर आज के टाइम पे क्या नहीं मिलता? चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसको हेल्थ नहीं मिल रहा। आज के टाइम पे सबसे बड़ी सेवा क्या है? हेल्थ की सेवा। मगर शरीर स्ट्रांग नहीं बचा, ह्यूमन बॉडी वीक हो गया, डिपेंडेंट हो गया दवाइयों पे, बाहरी चीजों के ऊपर, और वीक हो गया। 6 बल होते हैं। शरीर का बल होता है, देह बल कहते हैं उसको,
देह बल, धातु बल। धातु बल का मतलब आपकी किडनी कैसे काम कर रही है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ, लिवर की स्ट्रेंथ, धातु बल। अग्नि बल, भोजन खा रहे हैं वो कितना हो पा रहा है। पहले 70% तक आपके दादा दादी यूज करते थे, आप 30-40% यूज करते हो। अग्नि बल। दोष बल, बैलेंस, जरा सा डांट दिया आत्महत्या कर रहे हैं। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया, बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई, बड़ों में स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज, डिप्रेसिव टेंडेंसी। माइंड तो डिफाइन नहीं कर पा रहे, माइंड होता क्या है पता ही नहीं जी, माइंड क्या होता है। आपको मालूम है कोई भी बीमारी का रीजन आज नहीं है मालूम हमें। अस्थमा क्यों होता है, लंग इश्यू ILD क्यों हो रहा है पता नहीं, ये क्यों हो रहा है पता नहीं, डायबिटीज क्यों हो रही है पता नहीं जी, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज क्यों बढ़ रहा है पता नहीं जी, कैंसर क्यों हो रहा है पता नहीं जी। आपको लगता है आपके डॉक्टर समझदार हैं, मगर आपके डॉक्टर को मालूम है हमें तो पता कुछ भी नहीं है। आइडिया लगा रहे हैं, 50 कारण बताते हैं, अगले साल एक नया कारण आ जाएगा। ठीक किसी को भी नहीं कर पाएंगे, पक्की बात है। भगवान आ जाए तो भी ठीक नहीं कर सकता आपको। आप लिख लीजिए, कौन ठीक करेगा, आपके शरीर का बल। दोष बल, बैलेंस क्रिएटिंग स्ट्रेंथ, दोष बल। मनोबल, मनोबल कम होता जा रहा है आजकल लोगों का, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चों में खत्म होती जा रही है। बाकी तो छोड़ो, सबको तो नौकर बना दिया अंग्रेजों ने। नौकरी, अंग्रेजी वर्ड जॉब बोलने से कोई अच्छी चीज नहीं हो जाती, वो तो है तो नौकरी। नहीं जॉब चाहिए, क्या नौकर बनना है, हाँ जी। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, मनोबल नहीं है। ओजस बल, ओजस बल प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। आप कितना जिंदा रह सकते हैं इस खराब स्थिति में भी, वो ओजस बल हो गया। तो हम सब कोलैप्स हो रहे हैं, सब जाके वेंटिलेटर पे मर रहे हैं हॉस्पिटल में जाके, पैदा भी हॉस्पिटल में हो रहे हैं, मर भी रहे हैं हॉस्पिटल में। खत्म हो गया ओजस बल ह्यूमैनिटी का। ये बढ़ाना तो है ही, षड बल प्रतिष्ठा, षडांग प्रतिष्ठा। ये एक यंगस्टर बिल्कुल अर्ली 30s, अभी तो पूरी मतलब शरीर के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बड़े से बड़ा काम कर सके, मगर सांस भी नहीं ले पा रहे। सांस आप अपनी स्ट्रेंथ पे लेते हैं ना, तभी मैंने कहा कोई जोर लगाते हैं तो सांस बिगड़ती है, कोई जोर लगाने पे बिगड़ रही है तो आपकी लंग कैपेसिटी खत्म है। VO2 मैक्स कराओ, VO2 मैक्स पहले करा लो, एक टेस्ट करा लो, कुंभक करने के बाद कर लो, देखो क्या शूट अप करता। तो वी हैव टू स्टैब्लिश इट, कुंभक को हमें स्थापित करना पड़ेगा, तभी ह्यूमैनिटी स्ट्रांग होगी, तभी हमारे बच्चे जो होंगे ना वो और अच्छे काम कर पाएंगे और बहुत अच्छे एम्बिशन, बड़े बड़े एम्बिशन ले पाएंगे। कुंभक करिए, ये षडबल स्थापना की जरूरत है। और इसके बाद देखना 6 महीने बाद बात करना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। ओके स्वामी जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे सभी के सवाल जो है वो हल हो गए होंगे कि कुंभक ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एनलाइटिंग।